हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है 1757 में हुए प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारणों और उसके परिणामों के बारे में। प्लासी का युद्ध 1757 में जो लड़ा गया है, भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युद्ध के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना होती है। आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में स्थापित हुई इंग्लैंड में, और जब भारत आए उस कंपनी के लोग, तो उन्होंने कहा हमें भूभाग नहीं, व्यापार चाहिए। यहाँ तमाम यूरोपीय कंपनियों ने, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, दक्षिण भारत में अपना व्यापारिक भविष्य देखा। वहीं जो इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे, उन्होंने अपना व्यापारिक भविष्य बंगाल में देखा। बंगाल उस समय का सबसे धनी और समृद्ध प्रांत था। बंगाल के बारे में हिल लिखते हैं कि बंगाल के किसानों की दशा जर्मनी और फ्रांस के किसानों से बेहतर थी। बंगाल के शहर के बारे में क्लाइव स्वयं लिखता है, मुर्शिदाबाद शहर लंदन जैसा है, बस फर्क इतना है कि लंदन का सबसे धनी आदमी जैसी संपत्ति यहाँ के अनेकों लोगों के पास है। यानी मुर्शिदाबाद में इतने धनी धनी लोग थे कि उतने इंग्लैंड में नहीं थे। वहां का सबसे धनी व्यक्ति जो होता था भारत में, वैसे कई टहलते हुए उसने मुर्शिदाबाद में देखे थे। इन सब को देखते हुए कर्नल मिल ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा को जर्मनी के साथ मिलकर लूटने की एक योजना बनाई और उस योजना को यूरोप उसने भेजा। उसने उस पत्र में लिखा कि मुगल साम्राज्य सोने और चांदी से लबालब भरा हुआ है, जिसे ब्राजील और पेरू की सोने की खाने मात खा जाएंगी। नवाब अलीवर्दी खां के पास 3 करोड़ पाउंड यानी 50 करोड़ रुपए का खजाना मौजूद है। कर्नल मिल कहता, 1,500-2 हजार सैनिकों के साथ जहाज से आओ, बंगाल पर कब्जा कर लो। उससे ज्यादा की जरूरत नहीं। उस समय हालत देश की क्या थी, आप देखिए कि 1,500-2 हजार लेकर बंगाल को जीता जा सकता था। नवाब अलीवर्दी खां जब तक जीवित रहा, उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में एक मुगल सूबेदार की हैसियत से, यानी मुगल बादशाह के सूबेदार की हैसियत से वो शासन करता रहा। वो भी यूरोपियों से त्रस्त था। उसका मानना था यूरोपीय मधुमक्खियों के छत्ते के समान हैं, इनके मधु से यथासंभव लाभ उठाना चाहिए, पर इन्हें छेड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उस दशा में ये काट खाएंगे और इनका काटना प्राणघातक हो सकता है। नवाब के शासन के अंतिम दिनों में मुर्शिदाबाद में अफवाह फैल गई कि अंग्रेज घसीटी बेगम का समर्थन कर रहे हैं। उसी सरदार व्यापारी कोठी के से संबद्ध एक डॉक्टर थे, जिनका नाम डॉक्टर फोर्थ है। वो नवाब से मिलने के लिए आया हुआ था। नवाब की मृत्यु के एक पखवाड़ा पहले की बात है ये। वो बात कर रहा था नवाब से, तो इतने में सिराजुद्दौला अंदर आया और उसने कहा कि अंग्रेज घसीटी बेगम की मदद करना स्वीकार कर लिए हैं। नवाब ने डॉक्टर साहब की ओर देखा, डॉक्टर फोर्थ की ओर, कहा कि क्या कह रहा है सिराज। तो डॉक्टर फोर्थ ने कहा, हम व्यापारी हैं, हमें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं। ये बात कहकर उसने अस्वीकार कर दिया। इसी बीच अलीवर्दी खां को सूचना मिली, कलकत्ता में अंग्रेज और चंद्रनगर में फ्रांसीसी किलेबंदी कर रहे हैं। दोनों के प्रतिनिधियों को बुलाया अलीवर्दी खां ने और उनसे प्रश्न किया, भाई तुम व्यापारी हो, तुम्हें किलों की क्या जरूरत। जबकि उनकी चाल को अलीवर्दी खां समझ रहा था कि ये किला बना देंगे, फिर उसके बाद इनकी योजना भारत और बंगाल को हड़पने की है। अपने आखिरी दिनों में अलीवर्दी खां ने मिर्जा मोहम्मद, जो आगे चलकर इतिहास में सिराजुद्दौला के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसको समझाया, नसीहत की कि यूरोपियों पर नजर बनाए रखना, उन्हें कभी किला बनाने की अनुमति मत देना। नहीं, जिस दिन वो किला बना लेंगे तो यकीन मानो कि तुम अपना मुल्क खो दोगे। यही हुआ आगे चलकर, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो अलीवर्दी खां के आखिरी समय जब वो बीमार था, तो राजकाज जो है, राजपाट की जिम्मेदारी किसके पास थी? सिराजुद्दौला के पास। वही राज्यकार चला रहा था। उस समय भी नवाब से अंग्रेजों के बीच मित्रतापूर्व संबंध नहीं थे। 10 अप्रैल 1756 ईस्वी में नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है।
उसके स्थान पर 24 वर्ष की आयु में सिराजुद्दौला नया बंगाल का नवाब बनता है। उस समय मुगल शहंशाह की बात करें, वो बिल्कुल मुगल साम्राज्य खोखला हो चुका था, उसके अंदर वो ताब नहीं था कि अंग्रेजों का सामना कर सके। जब बंगाल का नवाब ये बनता है, अंग्रेज तो पक्ष ले रहे थे दूसरे का, कभी वो सपने भी नहीं सोचे रहे होंगे कि नवाब सिराजुद्दौला बनेगा। घसीटी बेगम के ग्रुप का वो समर्थन कर रहे थे, जिसमें उम्मीद थी कि शौकत जंग बन जाएंगे बंगाल के नवाब और उन्हें सुविधाजनक उनके साथ व्यवहार करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। लेकिन जब नवाब बन जाता है सिराजुद्दौला तो अंग्रेजों को शौक हुआ। जब गद्दी पर बैठा उस समय भी कोई प्रतिनिधि अंग्रेजों का नहीं गया। अक्सर जब नवाब कोई बनता था तो अंग्रेज जो व्यापारी होते थे वो उपहार के साथ उपस्थित होते थे, नए नवाब से मिलते थे। यहां तक कि जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो दरबार में कोई काम अंग्रेज व्यापारियों को पड़ता था तो वो काम ऊपर ही ऊपर करा लेते थे, पैसा देकर करा लेते थे, सिराजुद्दौला के से बात नहीं करते थे। दरबारियों से वो बराबर संपर्क में थे। आगे चलकर इन्हीं सब कारणों से नवाब और अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच संघर्ष के प्रमुख कारणों पर नजर डालें तो पहला कारण हमें दिखाई पड़ता है कि अंग्रेजों ने कलकत्ता में किलेबंदी करके उसके चारों तरफ खंदक खोद दिया। ये पहला कारण था जिससे नवाब अंग्रेजों से क्रोधित हुआ। दूसरा कारण, दस्तक का बंगाल में भरपूर अंग्रेजों ने दुरुपयोग किया। दस्तक क्या था? तो दस्तक मुगल शहंशाह फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में कंपनी को एक फरमान दिया और उस फरमान के माध्यम से यह तय किया गया कि बंगाल के अंदर उनके माल पर चुंगी नहीं लगेगी, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उनका माल कहीं भी महसूल दिए बिना आ जा सकता है। अंग्रेजों ने इस अधिकार का भरपूर दुरुपयोग किया। अनेक हिंदुस्तानियों से उन्होंने संपर्क बनाया, कहा आपका माल मैं पास कराऊंगा, मुझसे ये चिट्ठी ले लीजिए आप। और इस घटना ने, ये जो काम कर रहे थे, माल किसका ज्यादा था, किसका जा रहा था? वही बंगाल के बड़े बड़े व्यापारी थे जो 1757 में निकल कर आए, अंग्रेजों का साथ दिया। और इसी घटना से वो एक दूसरे संपर्क में भी आए। उनका माल ये बहुत दिनों तक पास करवाते रहे। नवाब को जब ये इस बात की सूचना पहुंची तो वो बहुत क्रोधित हुए इस बात को लेकर, क्योंकि जिन भारतीयों से उसे टैक्स मिलता था व्यापार का, वो भी बंद हो चुका था। तीसरा कारण जो दिखाई पड़ता है, नवाब के मुलाजिम या दरबारी कोई बागी हो गया, नवाब से बगावत कर दिया, अंग्रेज उसे कलकत्ता बुला के अपने यहाँ शरण दे देते थे। इन सब की शिकायत बराबर सिराजुद्दौला के पास तक पहुंच रही थी। वो ऐसी ही एक शिकायत पूर्णिया के नवाब शौकत जंग के बारे में पहुंची कि वो उसको अंग्रेज क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे, सिराजुद्दौला से लड़ो, तुम्हें हम नवाब बना देंगे। सिराजुद्दौला को जब ये बात की सूचना हुई तो वो निकला सेना लेकर और शौकत जंग को घेर लिया और शौकत जंग ने माफी मांगते हुए बहुत से उपहार प्रस्तुत किए और वो सारे पत्र जो अंग्रेजों की तरफ से लिखे गए थे शौकत जंग को सिराज के सामने रख दिया। सिराज देखा, बबूला हो गया। ऐसी दूसरी घटना है, मुर्शिदाबाद के एक दीवान राजबल्लभ को अंग्रेजों ने अपनी ओर मिलाकर उसे कलकत्ता बुलाकर अमीचंद के मकान में उसके साथ परिवार के लोग भी उसको तो ठहरा दिया। 24 साल का एक युवा कितना बर्दाश्त कर सकता था? नवाब के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने कासिम बाजार के मुखिया वाट्स को बुलाकर ये चेतावनी दी कि तुम अगर शांत व्यापारियों की तरह रहना चाहते हो तो रहो, नहीं तो यहां से चले जाओ। इसके बाद भी अंग्रेज माने नहीं, किलेबंदी करते रहे। अब सिराजुद्दौला के सामने उन्हें दंड देने के सिवा और कोई मार्ग नहीं था। अंत में एकदम जब थक गया, नवाब थोड़ा उदार प्रवृत्ति का था, बहुत बर्दाश्त करने की क्षमता थी। अंत में जब उसका बर्दाश्त से बाहर जब घटनाएं जाने लगी तो 24 मई 1756 ईस्वी को कासिम बाजार की कोठी पर अधिकार कर लेता है नवाब सिराजुद्दौला। जो वाट्स और उसके साथी थे उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। 16 जून को सिराजुद्दौला कलकत्ता पहुंचा और कलकत्ता में स्थित जो अंग्रेज कोठी थी और उस कोठी का मुखिया हालवेल था। हालवेल का नाम याद रखिएगा, अभी ये कालकोठरी की घटना में भी आएगा। अपने साथियों सहित
गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जेम्स मिल अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉल्यूम 3 में लिखते हैं कि जब मिस्टर हालवेल हथकड़ी पहने हुए नवाब के सामने पेश किया गया, नवाब ने उदारता दिखाते हुए आदेश दिया कि उसकी हथकड़ी खोल दी जाए। यहां तक आपको एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि जब नवाब की सेना कलकत्ता में दाखिल हुई है ना, कलकत्ता के इर्द गिर्द जो अंग्रेज मौजूद थे वो वहां से फरार हो गए। जो किले में थे अंग्रेजों के वो कूद कूद कर नाव से भाग गए। कलकत्ता पर नवाब का अधिकार हो जाता है। जो बचे हुए अंग्रेज थे वो माफी मांगकर वहां से निकलते हैं कि हमारी जान बख्श दी जाए, हम अपने साथियों के पास मद्रास चले जाएंगे, कलकत्ता का रुख नहीं करेंगे। फुल्टा द्वीप में जाकर वो शरण ले लिए। हालवेल ने 30 नवंबर 1756 ईस्वी में कंपनी के डायरेक्टरों के नाम लिखे पत्र में कहता है, घातक और शोकजनक विपत्ति बाबा आदम के समय से लेकर आज तक किसी भी कौम या उसके उपनिवेश के इतिहास में नहीं आई होगी। 1757 के बारे में जब अंग्रेज इतिहासकार कहीं भी लिखता है तो उससे पहले ब्लैक होल की घटना को बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखता है। अंग्रेज लेखक हालवेल का दावा है कि इसी कोठरी में जो 18 फुट लंबी उससे कम चौड़ी थी, 146 लोगों को नवाब के आदेश पर बंद किया गया। और गर्मी का महीना था, जगह की कमी, ऑक्सीजन की कमी के चलते सुबह जब उस कोठरी को खोला गया तो उसमें 146 लोगों में केवल 23 लोग ही जिंदा मिले। इन कैदियों में हालवेल लिखता है कि मैं भी शामिल था। ब्लैक होल का यह सारा किस्सा बिल्कुल झूठा था। इसको गढ़ा था हालवेल ने। और क्या मकसद था? हालवेल तो जला भुना हुआ था, जो हथकड़ी के सामने, नवाब के सामने हथकड़ी पहने लाया गया और नवाब ने उदारता देखा। अगर नवाब को पता होता कि यही हालवेल मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम रखेगा ब्लैक होल ट्रेजेडी का, वो उसी समय उसकी हत्या करवा देता। क्या मकसद था इस घटना को गढ़ने के पीछे? तो पहला मकसद हमें दिखाई पड़ता है कि सिराजुद्दौला के चरित्र को वो कलंकित करना चाहता था। और दूसरा उसका मकसद था कि जो अंग्रेज बंगाल में कर रहे हैं उसको जायज करार देना। प्रसिद्ध इतिहासकार अक्षय कुमार मैत्र ने अपने बंगला ग्रंथ सिराजुद्दौला में ऐसे अनेकों स्रोतों का संकलन किया है जिसको पढ़कर आप खुद ही ये निर्णय ले लेंगे कि वास्तव में हालवेल ने जो ब्लैक होल ट्रेजेडी गढ़ा वो बिल्कुल झूठी बात है। पहला उन्होंने बताया, इतनी छोटी जगह 267 वर्ग फुट में 146 लोग चावल की बोरी की तरह भी नहीं भरे जा सकते। दूसरा प्रमाण उन्होंने दिया सियारुल मुताखिरीन का, जिसका लेखक गुलाम हुसैन, वो अंग्रेजों का पक्का भक्त हो गया था। उसने इस घटना का कहीं उल्लेख नहीं किया अपने ग्रंथ में। तीसरा, कंपनी के रोजनामचों में कहीं मद्रास में जो बहसें हुआ करती थी, कहीं भी इस घटना का उल्लेख नहीं है, कालकोठरी या ब्लैक होल ट्रेजेडी का। या क्लाइव और वाटसन के जो कंपनी के पत्राचार हैं, कहीं भी इस घटना की ओर इशारा तक नहीं किया गया है। अंग्रेज जब मिर्जाफर से नवाब बनाए तो उसे समझौता कर रहे थे हरजाना वसूलने के लिए। उसमें कहीं भी कि देख हरजाना भाई कितना मिर्जाफर से ले लिया जाए, तमाम जुड़ाया गया, लेकिन कि देखो यहाँ पे इतना नुकसान हुआ, यहाँ पे इतना नुकसान हुआ, लेकिन उस नुकसान में कहीं भी 123 आदमियों का जिक्र नहीं हुआ जो कालकोठरी में मारे गए। कहीं भी मुआवजा देने की बात नहीं कही गई। यूरोपीय लोगों ने कुछ ये कोशिश जरूर की कि 123 लोगों के साथ किसी तरह से 123 लोगों को किताबों में उसमें मरा हुआ साबित कर दिया जाए। वो भी कलेक्ट किए तो 56 से ऊपर उनकी संख्या नहीं पहुंच सकी। और 56 ऐसे लोग उसमें मारे गए जिसमें जो युद्ध में जख्मी लोग थे। अक्षय कुमार चैत्र की विस्तृत जानकारी के लिए आप ये किताब पढ़ सकते हैं। उसमें भी 56 पहुंच पाई संख्या। 67 बाकी कहाँ गए? 56 67 मिलाएंगे तो 123 हो जाएगा। वास्तव में ब्लैक होल नामक किस्से को 1757 ईस्वी में जहाज से वापस जाते समय हालवेल ने
गढ़ा था। उसी ने इस घटना को सनसनीखेज भी बनाया। हालवेल का यही एक फर्जीवाड़ा नहीं है भारत में, इसके अलावा दूसरा फर्जीवाड़ा देखिए जो उसने किया है। नवाब बनाने के लिए मीर जाफर को से 1 लाख रुपया रिश्वत लेता है। कौन लिया? हालवेल ने, और उसकी खूब प्रशंसा की। अब जब कंपनी के डायरेक्टरों को ये लगा कि नहीं मीर कासिम को बनाया जाए, तो उसने एक लेटर लिखा डायरेक्टरों को उसमें लेटर में सब ऐसे बंगाल में लोगों का नाम लिखा, माता पिता के साथ साथ उनका पूरा डिटेल लिखा कि इतने लोगों को मीर जाफर ने क्या किया है, उनकी हत्या की है। मीर जाफर को उसने हत्यारा घोषित कर दिया। 1 अक्टूबर 1765 का वो पत्र देखते हैं जिसमें क्लाइव और उसके अन्य साथियों द्वारा डायरेक्टरों को लिखा गया। उस पत्र में वो पूरे लोगों की लिस्ट दी गई जिसको हालवेल ने मृत घोषित कर दिया था। क्लाइव ने कहा कि वो सारे लोग 1-2 को छोड़कर कलकत्ता में जीवित हैं। हालवेल ने जो फर्जी लिस्ट भेजी थी, कहा था उसमें मीर जाफर ने इतने लोगों को मारे, सब कलकत्ता में घूम रहे, 1-2 अपनी मौत से मरे। अंग्रेज इतिहास लेखकों ने हालवेल की ब्लैक होल नामक कल्पना से पूरा फायदा उठाया। नवाब को खूब बदनाम किया गया। बंगाल में जो भी कार्य किया उसका औचित्य इससे ये माना गया कि नवाब जितना गंदा काम किया उससे अच्छा अंग्रेज करें। 20 जून 1756 को अंग्रेजों को कलकत्ता से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद मद्रास से क्लाइव और एडमिरल वाटसन आते हैं और उनको ये आदेश के साथ मद्रास से भेजा गया, जाओ जितना हो सके नवाब के दरबारियों के साथ जो है समझौता करो, उन्हें तोड़ने की कोशिश करो, धन मांगे धन दो, जो भी उनकी डिमांड है उनकी डिमांड पूरी कर दो, अपनी ओर मिला लो। सबको मिलाकर 18 जनवरी 1757 को अंग्रेजों ने बजबज, तन्ना, कलकत्ता और हुगली को पुनः अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद नवाब विवश हुआ और 9 फरवरी 1757 को उसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि की। कौन सी संधि की? अलीनगर की। अलीनगर संधि में 7 शर्तें थी। पहली शर्त क्या थी? जितनी रियायतें दिल्ली के सम्राट ने अंग्रेजों के साथ कर रखी थी वे सब फिर से उन्हें मंजूर कर लिया जाए। यानी नवाब से उन्होंने कहा जो रियायत दिल्ली का शहंशाह में दिया था वही आप दे दीजिए। दूसरी बात उन्होंने कही, बिहार और उड़ीसा भर में जिस किसी माल के साथ अंग्रेजों का दस्तक हो, मतलब मुक्त व्यापार का लाइसेंस हो, वह सब बिना महसूल के आने जाने दिए जाएं। तीसरी शर्त रखी गई, कंपनी की कोठियां और कंपनी और उसके नौकरों और आसामियों का वह तमाम माल असबाब जो नवाब ने जब्त कर लिया था उसे वापस कर दे, और नवाब के आदमियों ने जो कुछ माल लूट लिया था उसके बदले एक नकद रकम दी जाए, उन्हें कैश में दिया जाए। चौथी शर्त थी, जिस तरह अंग्रेज उचित समझे कलकत्ता की किलेबंदी कर लें। पांचवी शर्त थी कि अंग्रेजों को सिक्के ढालने का अधिकार रहे। और इसी के बाद 19 अगस्त 1757 को भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश टकसाल कलकत्ता में स्थापित हुई। टकसाल से फिर अंग्रेजी सिक्के ढाले जाने लगे। छठवीं शर्त थी, नवाब और उसके मुख्य पदाधिकारी और मंत्री इस सुलहनामा पे साइन करें। सातवीं शर्त थी, कंपनी की तरफ से एडमिरल वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव दोनों इस बात का वायदा करें कि जब तक नवाब की ओर से संधि का उल्लंघन नहीं होता तब तक नवाब के राज में वे शांतिपूर्वक रहेंगे। इसमें कौन सी शर्त नवाब सिराजुद्दौला के फेवर में थी? ये सातवीं शर्त जो थी ये कुछ फेवर करती थी। इसके अतिरिक्त, इन 7 शर्तों के अतिरिक्त एक उसमें ये भी बात थी कि कंपनी ने नवाब पर दबाव बनाया कि वो फ्रांसीसियों को जो अपने यहाँ संरक्षण दे रहे हैं उनको भारत से निकाल भगाएं, लेकिन सिराजुद्दौला ने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया। इस संधि के तहत मुर्शिदाबाद के दरबार में एक अंग्रेजी दूत रखने की भी बात नवाब ने स्वीकार कर ली। अब अंग्रेज इसी तलाश में थे किसी तरह दरबार में घुसे तो बाकी लोगों को भी तोड़कर वो रिश्वतें देकर अपनी ओर मिला लें। एस.सी. हिल अपनी किताब में लिखते हैं कि अंग्रेज एलची की थैली यानी नवाब के दरबार में जो दूत था, थैली अधिक लंबी थी, इसलिए वह न केवल दरबार के खास आदमियों बल्कि नवाब के मंत्रियों पर भी प्रभाव
जमा सका। अमीचंद से उसे खूब सहायता मिलता। अमीचंद उसको फंडिंग करता था, जो दूत अंग्रेजों का मुर्शिदाबाद में नवाब के महल में रहता था, अमीचंद उसको फंडिंग करता था। अमीचंद को अलग धोखा दिया बाद में अंग्रेजों ने। जब अंग्रेजों ने चंद्रनगर को एक आक्रमणकारी सेना भेजने की तैयारी की तो नवाब ने अंग्रेजों को लिखा, आप अलीनगर समझौते को भंग करना चाहते हैं। मार्च 1757 में बिना परवाह किए क्लाइव और वाटसन ने चंद्रनगर को जीत लिया, जो एक फ्रांसीसी बस्ती थी। अंग्रेज इस बात को खुद स्वीकार करते हैं कि हुगली के फौजदार नंद कुमार के अधीन चंद्रनगर के पास नवाब की एक बड़ी सेना थी। अगर वो पैसा लेकर वहां से ना हटा होता तो कभी चंद्रनगर पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं हो सकता। यह था प्लासी के पूर्व पूरा मंजर क्या था। अब हम प्लासी की बात कर लेते हैं। प्लासी के मैदान में बृहस्पतिवार 23 जून 1757 ईस्वी को दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ, यानी एक तरफ नवाब की सेना, दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना मौजूद थी। कर्नल मॉलिसन लिखता है कि मीर जाफर का उस समय रुख बदला बदला सा दिखा तो सिराजुद्दौला ने उसे अपने पास बुलाकर अपनी सर की पगड़ी उसके सामने फेंकते हुए कहा, मीर जाफर, इस पगड़ी का लाज अब तुम्हारे हाथों में है। मीर जाफर ने बड़े आदर के साथ उस पगड़ी को उठाया, सिराजुद्दौला के हाथों में देते हुए अपने को कहा कि मैं आपका वफादार हूँ। आपके नाना का भी वफादार था, और बड़े ही अदब से ऐसे ही सर झुकाकर वहां से निकला। और जैसे ही निकला क्लाइव को सारी सूचना भेज दी। और जब क्लाइव को सूचना भेज दी तो क्लाइव पूरी तरह से समझ गया कि अब मीर जाफर भी मेरे साथ है। नवाब की सेना में लगभग बताया जाता है 45,000 सिपाही थे। सारे पलट गए। दो व्यक्ति, एक मुमउद्दीन जिसे मीर मर्दान कहा जाता है या मीर मदान, और दूसरा था मोहनलाल। ये दो बहादुर लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं और नवाब की सेना बिखर जाती है। और मीर जाफर तो सेना लेकर उतरा ही नहीं, और जब सेना लेकर नहीं उतरा तो पूरी तरह से टूट गया सिराजुद्दौला। युद्ध स्थल में हाथी लेकर भागा, बाद में बंदी बनाया गया और उसकी हत्या कर दी गई। नवाब सिराजुद्दौला जब भागकर वापस राजधानी पहुंचा तो उससे कुछ लोगों ने कहा, आप समझौता कर लीजिए, अंग्रेज आपको छोड़ देंगे, जो कह रहे हैं वो मान लीजिए। 24 साल के नवाब ने जान देना तो पसंद कर लिया, लेकिन अंग्रेजों के सामने झुकना पसंद नहीं किया। मॉलिसन फिर लिखता है कि उसने अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं किया और ना ही किसी को धोखा देने की कोशिश की। प्लासी बंगाल में अंग्रेजों का इतिहास पूरा झूठ और मक्कारी से भरा हुआ, और उस झूठ और मक्कारी के बीच हमें कमल सा खिला हुआ नवाब सिराजुद्दौला, मोहनलाल और मीर मदान दिखाई पड़ा। नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी सेना में जितने गद्दारों को पाल रखा था उसके 1/3 भी अगर देसी नस्ल के कुत्तों को पाल लेता तो भौंक कर वो अंग्रेजों को भगा देते हिंदुस्तान से। 1000 से ज्यादा प्लासी के मैदान में अंग्रेजों की तादाद नहीं। बाद में क्लाइव ने पार्लियामेंट कमेटी के सामने गवाही देते हुए कहा कि प्लासी में जितने लोग तमाशा देख रहे थे, यानी खड़े होकर देख रहे थे, उनकी संख्या लाखों में थी। वे चाहते तो लकड़ियों और पत्थरों से हम यूरोपियों को वही क्या कर सकते थे, खत्म कर सकते थे। ये रहा पूरा प्लासी। एक तरह से कहा जाए कि प्लासी को अंग्रेजों ने छल से जीता, बिल्कुल सही है। हम इसके बाद कुछ देख लेते हैं प्लासी के युद्ध के परिणाम के बारे में। पहला हमें जो दिखाई पड़ता है, सिराज में व्यक्तिगत दोष भी थे। वो अंग्रेजों से बार बार धोखा दे रहा है, बार बार वो विश्वास कर रहा है, वो इस आशा के साथ जी रहा है कि ये यूरोपीय एक दिन शांति बनाए रखेंगे और उससे देश को लाभ होगा, और उसकी यही विश्वास उसका भयंकर भूल साबित हुआ। दूसरा, बंगालियों में राष्ट्रीयता की भावना की कमी। ईंट पत्थर चला देते, जैसा कि क्लाइव ने भी इस बात को स्वीकार किया है, वो लोग वहां से भाग खड़े होते। तीसरा, विश्वासघात। इन तीनों ने मिलकर नवाब का अंत कर दिया। विश्वासघात क्या? मीर जाफर और उसके साथियों द्वारा जो रचा गया षड्यंत्र था। प्लासी में लेके सेना उतरा ही नहीं मीर जाफर, जो कि सेना का बख्शी था, मुख्य सेनापति था। जब इसने धोखा दिया तो नवाब टूट गया। तब युद्ध स्थल से भगोड़ों में वो शामिल हो गया। जदुनाथ सरकार ने लिखा, 23 जून 1757 को मध्यकालीन युग का अंत होता है और नए युग, आधुनिक युग की शुरुआत होती है। पहला प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है, भारत के सबसे धनी प्रांत बंगाल पर अंग्रेजों का
अधिकार हो जाता है। जो व्यापारी के रूप में अंग्रेज बंगाल में अपना भविष्य देखा था, उनका ये सपना साकार हो गया। अब इसी बंगाल को वो बेस बनाकर चाइना और अफगानिस्तान और तमाम देशों तक अपना माल बेचने लगे। पहले तो यहाँ से अपना बेस बनाकर अफीम का व्यापार खूब बड़े पैमाने पर चाइना के साथ किया और 2 अफीम वाल लड़े गए। उसके बाद जब वहां से निकाले गए, चले गए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में खूब अफीम का उत्पादन कराया। अफीम का कारोबार आज भी वहां बड़े जोरों शोर से चलता है। दूसरा इसका प्रभाव ये पड़ा कि कंपनी को इससे बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ हुआ। जैसे 24 परगने की जमींदारी उन्हें मिली और 1.5 लाख पाउंड उस 24 परगने की आय थी। कितना? 1,50,000 पाउंड वार्षिक आय। ये एक मुश्त उनको हर साल मिलने लगा। नवाब ने अपने सारे सूबे में यानी पूरे बंगाल सूबे में उनसे टैक्स फ्री कर दिया, उन्हें कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दे दिया। तीसरा प्रभाव उसका ये पड़ा, इससे बंगाल पर अंग्रेजी विजय का रास्ता खुल गया और अंत में संपूर्ण भारत में धीरे धीरे अंग्रेजों का ये विजय का मार्ग प्रशस्त किया। इससे बंगाल पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया और इसी बेस बनाकर उन्होंने पूरे भारत को धीरे धीरे जीत लिया। यानी प्लासी के विजय ने हिंदुस्तान के विजय का मार्ग प्रशस्त किया। केएम पडिक्कर एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। वो लिखते हैं कि प्लासी एक सौदा था जिसमें बंगाल के सेठों और मीर जाफर ने नवाब और नवाबी दोनों को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। ये रहा प्लासी के युद्ध के प्रभाव। और हमने इस वीडियो में आपको कालकोठरी, प्लासी के युद्ध के कारण और अंग्रेजों के सिराजुद्दौला और नवाब अली वर्दी खां के संबंधों के साथ पूरा व्यापक पैमाने पर आपको समझाने की कोशिश मैंने किया है। थैंक यू, धन्यवाद।